नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मपाल वर्मा। मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ समास का। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना, इसके बाद में मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले समास, एकदम शॉर्ट तरीके से ट्रिक द्वारा आपके दिमाग में बैठा दूँगा। लेकिन थोड़ा ये है कि आप ध्यान से देखना इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं। आइए, समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या फिर संक्षेपण। ये क्लियर होगा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षिप्त या संक्षेपण। अब बात करते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। यानी इनके बीच में जो विभक्तियां होती हैं, जैसे कर्ता ने कारक को, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, इनके बीच में एक विभक्ति होती है, इनको हम हटाते हैं, लोप कर देते हैं, फिर एक नया रूप आता है, उसे हम समास कहते हैं। अब बात करते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के 6 भेद। ट्रिक द्वारा सुनेंगे। अब कह तो दे दे समोसा, ये हो गए हमारे समास। अब कहे तो दे दे समोसा। अब देखो, ऐसे होता है अव्ययीभाव, वैसे बहुब्रीहि, कैसे कर्मधारय, तैसे तत्पुरुष, दैसे द्विगु और दैसे द्वंद्व, और समोसा से समास। अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। अब दोस्तों, ये 6 हो गई। अब इनमें पूछता है एक प्रश्न, इनमें जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं कि कौन सा पद प्रधान, कौन सा दूसरा पद प्रधान है, किसमें पहला पद प्रधान है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, तो उसकी भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। पहले इसको आप समझ लो। अब का तो दे दे समोसा, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। किस पद में, किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो बताता हूँ। ट्रिक देखो, बस आपको इतना ध्यान रखना है, तक दिन दिन पद, ये ध्यान रखो। इनमें से एक प्रश्न पूछते हैं कि कौन से समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देंगे आप। तो इसमें देखो, ये ध्यान रखो, तक दिन दिन पद। तो देखो इसमें कैसे हो जाएगा, तत्पुरुष, कैसे कर्मधारय, और दिन से द्विगु। दिन से मतलब दूसरा, पद से मतलब पद प्रधान। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन 3 समासों के दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। 3 हो गई, बच गया अव्ययी। अव्ययी का होता है प्रथम पद। द्वंद्व, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि, इसका अन्य पद प्रधान होता है। समझ गए। तक दिन दिन पद, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, इनका दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी में प्रथम, द्वंद्व में दोनों होते हैं, जैसे माता और पिता। तो माता और पिता, अब माता को हटाएंगे या पिता को हटाएंगे, वैसा ही नहीं हटेगा, क्योंकि दोनों पद प्रधान है। और बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान आएगा।
ये आपको अब समझाएगी, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अविभाव, ध्यान से पढ़ना। अविभाव इसका प्रथम पद प्रधान होता है। कैसे? देखो अभी भी लिख रहा है, मैं यहां लिखता हूं अभी भी, आपको यही ध्यान रखना है। अभी भी, अगर मैं अभी भी में इनको मिटान देता हूं, क्या बच गया? उ, मतलब उ का ध्यान रखेंगे, उपसर्ग। इसका ऐसे जो उदाहरण, इसके जो प्रथम शब्द होते हैं वो उपसर्ग होते हैं। जैसे मैं यहां एक उदाहरण लिखूं, आजीवन। अब इसमें देखो, आ उपसर्ग है, मतलब यही इसका पद, पहला जो पद है ये प्रधान है। अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये तो क्या हो गया? जीवन हो गया, और जीवन का कोई मतलब ही नहीं, जीवन जीवन ही है। लेकिन अगर मैं आजीवन लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। तो इस प्रकार से उपसर्ग मिलेंगे आपको कहीं भी ऐसे शब्द, तो उसमें अविभाव होगा। इसके अलावा पूर्व उदाहरण देखते हैं। यथाशक्ति, अब इसमें देखो यथा आ रहा है, मैं लिख दूं प्रतिदिन। प्रति आ रहा है, मैं लिख दूं भरपेट। यानी बात हो जाएगी कि इसमें उपसर्ग या फिर बात कर लेंगे अव्यय। ये अव्यय है, ऐसे शब्द आ जाए तो वो अविभाव समास होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके बाद बात करते हैं वो अव्यय की। इस शुरू में भी अव्यय आते हैं और उपसर्ग आते हैं, लेकिन शब्दों के बाद में भी आते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था भर पेट, अब इसमें तो देखो शुरू में आ रहा है क्या? अव्यय है, लेकिन शब्द प्लस अव्यय, यानी पहले शब्द भी आ रहे थे। जैसे मैं लिख दूं देश और इधर लिख दूं भर। अब देखो भर किधर है? इधर आ गया, देश भर, तो देश भर, इधर शब्द हो गया और ये अव्यय हो गया। यहाँ अव्यय पहले आया था, यहाँ शब्द बाद में आया था। तो पहले ये भर, यानी इस प्रकार के भर भर, भर पेट, देश भर, रात भर, दिन भर, ये सभी अव्यय में आएंगे। तो ये हो गया अव्यय। इसके अलावा अव्यय की बात करें तो विशेषण भी, जैसे मैं यहाँ लिख दूं धीरे धीरे, यानी इसको पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। पुनरावृत्ति यानी ऐसे शब्द जो दोबारा से आ जाए। जैसे यहाँ लिख दिया धीरे, उसके बाद में भी धीरे आ गए, धीरे धीरे, तो मतलब जैसे हवा धीरे धीरे चल रही है, तो ये विशेषता बताए कि हवा कैसे चल रही है? धीरे धीरे। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, इस प्रकार से। फिर ये देख लो रात तो रात, दो है ना, रात फिर रात, दिनों दिन, दिन दिन, मतलब इस प्रकार से ऐसे शब्द आते हैं, पुनरावृत्ति यानी बार बार आ जाते हैं, दो बार, उसको अविभाव बोले। तो ये था अविभाव, समझ में आ गया? अब इसके बाद रहते हैं बहुव्रीहि। मैंने बताया था कि बहुव्रीहि में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद, जैसे देखो मैं यहाँ लिख दिया दशानन। अब मैंने दशानन लिखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा किसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? रावण की। आपके दिमाग में आ गया होगा दशानन किसे बोलेंगे? रावण को। चक्रवाणी, चक्रवाणी, चक्कर है पानी जिसके, अर्थात जिसमें
चक्कर है पानी अर्थात विष्णु। 10 है आनंद जिसके रावण। इसी प्रकार वीणा पाणी, अब मैंने वीणा पाणी लिखा कि वीणा पाणी यानी हाथ, वह वीणा जिसके हाथ में है वो क्या है? सरस्वती। तो इस प्रकार से तीसरा शब्द आया। देखो यहाँ तीसरा शब्द आया क्या कि 10 है जिसके आनंद अर्थात रावण, चक्कर है पानी में जिसके अर्थात विष्णु, वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती। इस प्रकार से तीसरे शब्द आएंगे वो कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये था बहुब्रीहि समास। अब बात करते हैं कर्मधारय समास। मैंने बताया इसका दूसरा पद प्रधान होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे मैं यहां लिख दूं कृष्ण सा। अब देखो कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला। यानी इसकी एक बात यह है कि इसमें विशेषता बोलते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कृष्ण, तो कृष्ण मतलब क्या हो गया? काला। और सर्प मतलब क्या हो गया? सांप। तो सांप कैसा है? काला। तो इस प्रकार से क्या है? विशेषता बताता है। अब देखो यहाँ दूसरा पद प्रधान है मतलब सर्प है। अगर मैं सर्प को मिटा दूं तो कृष्ण मतलब काला रह गया, और काला तो एक विशेषता हुई, तो पद भी तो होना चाहिए इसमें। तो कौन सा पद प्रधान होता है इसमें? दूसरा पद। ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं यहां लिख दूं नीलकमल, नीलंबर, नीलकमल। अब देखो कमल कैसा है? नीला है। ठीक है, अच्छा बात करता हूं मैं महादेवी, और एक होता है महादेव। अब इन दोनों में देखो फर्क क्या है? महादेव, देव का मतलब देवता, महा यानी महान, महान है जो देव। अब देवता तो सभी महान होते हैं, मतलब देवता की विशेषता बता रहे हैं क्या कि देवता कैसा है? महान है। लेकिन यहाँ महान है जो देवी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे महती है जो देवी, महती है जो देवी। महान लगाते हैं पुरुष के लिए और स्त्री के लगाते हैं महती, महती है जो देवी। तो इस प्रकार से महाराजा लिख देंगे तो महान है महाराजा, महान है जो राजा। तो इस प्रकार से इसमें विशेषता बताते हैं। तो ऐसे शब्द जिसमें विशेषता बताई गई हो वो कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अब देखो एक और लिखता हूं मैं इन पर एक उदाहरण। लोह पुरुष बोलते हैं, किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये विशेषता बताएं कि वो लोहे के समान, लोहे के समान है, मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या है? कर्मधारय है। ठीक है, आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जो कारक होते हैं उन कारकों द्वारा इसको पहचाना जाता है। कारक होते हैं हिंदी में 8, कर्तानि, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये क्या है? कारक। इनसे ही ये तत्पुरुष समास बनता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख दूं गुरु दक्षिणा। अब गुरु दक्षिणा का समास विग्रह करेंगे, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब देखो इसमें बीच में कारक आ रहा है के लिए, फिर क्या है? कर्तानि, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए। तो ये कौन सा कारक है? संप्रदान। इस प्रकार से भी होते हैं इसमें, किसमें संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, या कर्म तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, या अपादान तत्पुरुष है। इस प्रकार से भी, तो इस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ रसोई घर, रसोई के लिए घर। इसी प्रकार गौशाला, गौओं के लिए शाला, पाठशाला पढ़ने के लिए शाला। ठीक है, इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास में आते हैं। अब तत्पुरुष समास में
और भी ऐसे शब्द होते हैं। इसके अलावा उनके देखो और भाग हैं। एक तो न तत्पुरुष और एक उपपद तत्पुरुष, इन दोनों को समझ लेते हैं। देखो इसका मतलब होता है न का मतलब नहीं, मतलब ऐसे शब्द है जो नहीं, जैसे न आ गया, ए आ गया, अन आ गया, ना आ गया, इस प्रकार से। जैसे मैं यहाँ अनपढ़, मतलब क्या हुआ जो नहीं, अनपढ़ नहीं पढ़ा हुआ, अपठित नहीं पढ़ा हुआ, नालायक, देखो नालायक जो लायक नहीं, इस प्रकार से ये शब्द आते हैं। और देख लो नास्तिक, ना यानी नहीं, नहीं है आस्तिक यानी आस्तिक नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हो गए नए तत्पुरुष में। उपपद तत्पुरुष क्या होता है? उपपद तत्पुरुष में अंतिम शब्द होता है इसमें, वो क्या होता है? प्रत्यय। जैसे अभी वहां में पढ़े थे प्रत्यय, वो शुरू में पढ़े थे हम, लेकिन इसमें क्या हुआ? उपपद में अंतिम शब्द प्रत्यय होता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं अंडज, अब देखो अंड मतलब अंडा हुआ और जय मतलब जन्म लेना, तो ये अंतिम शब्द क्या है? प्रत्यय आ रहा है। तो अंतिम शब्द क्या आ रहा है? प्रत्यय आ रहा है। और देखो पंकज, अब पंख क्या टीचर होता है? जय जन्म लेने वाला, जरायुज, ये क्या है? ऐसे शब्द आ जाए जय लास्ट के अंदर क्या आ जाए? प्रत्यय आ जाए, तो वो क्या होगा? उपपद तत्पुरुष। ठीक है, समझ में आ गए? अब चलते हैं अगले समास में। दोनों को मैं एक साथ कंप्लीट कराता हूं। दिगु और द्वंद्व। देखो इधर देखो, इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये दोनों सेम से होते हैं। देखो द्वि और द्वंद्व, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें द्वि लिख रहा है, क्या? द्वि, मतलब मात्रा है, इसके मात्रा नहीं है, और द्वि का मतलब होता है दो। ऐसे समझ लो कि द्वि का मतलब दो होता है, और दो क्या है? दो, और दो तो क्या है? संख्या। तो मतलब द्विगु समास क्या हो गया? संख्यावाचक। और मैंने बताया था इसका दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे मैं यहां लिख दूं तिरंगा, अब देखो ती यानी तो मतलब तीन, और रंगा मतलब रंग, तीन रंगों वाला। ठीक है, नवरात्रे, नवरात्रियों का समूह। त्रिशूल, तीन शूलों का समूह। तो इस प्रकार से कोई भी शब्द ऐसे आते हैं, चौराहा, तिराहा, दुराहा, ऐसे शब्द आते हैं, वो संख्यावाची होते हैं। ये तो एकदम सरल है, इसमें तो समझने की जरूरत नहीं है। द्विगु समास में संख्यावाची होती है, लेकिन इसमें ध्यान रखना संख्यावाची होगा जैसे 1 से 9 तक, 1 से 9 तक संख्यावाची हो। 10, 20, 30, 40 यानी जो नीचे की संख्या होती है ना, नीचे की संख्या, इनमें ही द्विगु समास होगा। ये नहीं कि जैसे मैं यहाँ लिख दिया 55, अब 55 में द्विगु समास थोड़ी होगा। 55 कितने होते हैं? 55 तो जैसे 5 और 50, 5 और 50 होते हैं 55, तो इसमें तो और है, ये तो क्या बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा।
तो ऐसे शब्द आएंगे उसमें द्विगु समास नहीं होगा, उसमें फिर हम द्वंद्व समास करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। देखो द्वंद्व समास को 3 भाग में बांटा गया है, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। इतरेतर में तो और अथवा, वैकल्पिक में या, इतरेतर में तो और आ जाएगा या इत्यादि, इसमें या अथवा और इसमें समूह आ जाएगा या फिर इत्यादि बोलते हैं समूह के अंदर। ठीक है, अब देखो पहले इसको समझते हैं इतरेतर। जैसे मैं लिखते हैं माता पिता, तो क्या है माता और पिता। इस तरह भाई बहन, रात दिन, ये इस प्रकार के उदाहरण लेंगे, भाई बहन, भाई और बहन, रात और दिन, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये या अथवा इनके देखो, मैं लिख दूं यहां पर चाय कॉफी। अब अगर आपको कोई चाय कॉफी होता है कि आप चाय लेंगे या कॉफी, तो या बोलते हैं, तो चाय या कॉफी, मतलब एक चाय कॉफी, चाय या कॉफी, इस प्रकार से, या अथवा इस प्रकार से। इत्यादि ये समूह होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कई बार बोलते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत से व्यक्ति रहते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत से व्यक्ति। अब ये तो हम जानते हैं कि हमारे पड़ोस तो होता है हमारे, लेकिन अड़ोस क्या होता है, बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं कि पानी वाणी पी का, पानी वाणी। अब हम पानी तो पिला देते हैं लेकिन वाणी पिलाते हैं क्या, फिर बोलते क्यों अड़ोस पड़ोस, पानी वाणी, अगल बगल। अब बगल तो होता है लेकिन अगल क्या होता है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे इसमें कि ये जो शब्द होते हैं ये इसी में ही मिले होते हैं। जैसे आप इसके आगे लिखेंगे, हम समास वगैरह करेंगे तो क्या लिखेंगे, पड़ोस इत्यादि, इसमें लिखेंगे पानी इत्यादि, बगल इत्यादि, इस प्रकार से। तो ये द्वंद्व समास हो गए, इसमें तो ये आते हैं और इत्यादि, या अथवा समूह इत्यादि, मतलब इसका ऐसे ध्यान रखेंगे हम। तो ये क्या हो गया आपका द्वंद्व समास। ठीक है, तो आप दोबारा से एक बार और एक बार आप इसको शुरू से देखना, दोबारा देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा करेक्ट। अगर ये आपको अच्छा लगे तो बताना कमेंट करके, फिर दूसरा वीडियो और शेयर करेंगे। धन्यवाद।